Hello students, my name is Mohammad Shamshad Alam. Today we will discuss about the 10th economics, that is the 4th chapter, that is globalization and the economy of India. तो आज हम लोग यहाँ पर ये डिस्कस करने वाले हैं कि ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, और अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो इंडिया का क्या मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो रहता। और इससे पहले की सिचुएशन को भी हम लोग पढ़ेंगे, रोल ऑफ गैट के बारे में पढ़ेंगे, जिसका बाद में नाम बदल करके जो है वो WTA हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद MNCs के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर। उसके बाद हम लोग सेज के भी बारे में पढ़ेंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वगैरह के बारे में, और इन सब के रोल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या रोल है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन में सबसे बड़ा रोल है MNCs का, जिसे हम लोग कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती है कि ये लार्जेस्ट कंपनीज होती है जो अलग अलग कंट्रीज में अपने अपने ब्रांचेस जो हैं वो डेवलप करते हैं, ताकि वहाँ पे मतलब जो है वो लोकल यूनिट के साइज जो है वो कंबाइन कर सके और जुड़ करके मतलब जो है वहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ कर सके और मतलब इकोनॉमी को आगे बढ़ा सके। तो इसमें क्या होता है, तो वेरियस वेज बाय विच MNC सेटअप और कंट्रोल प्रोडक्शन इन अदर कंट्रीज। और ट्रेड जो है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज ट्रेड। ट्रेड जो है पहले आज से मतलब जो है एंशिएंट टाइम में भी ट्रेड की वजह से ही एक कंट्री दूसरे कंट्री को बेहतर जान पाती थी, और मतलब उनका जो इंटरेक्शन होता था, मेन पर्पस जो था वो ट्रेड की वजह से ही पॉसिबल हो पाता था। तो उसी तरीके से ट्रेड क्या है कि दो कंट्रीज को कनेक्ट करने का काम करती है। लार्ज कंपनीज विच आर नो कॉल्ड द मल्टीनेशनल MNCs प्ले अ मेजर रोल इन द ट्रेड। ट्रेड में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। एंड MNCs इज अ कंपनी दैट ओन्स एंड कंट्रोल द प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पर क्या बताया गया आपको, क्वेश्चन क्या बन गया कि वो कौन सा यूनिट है जो एक से ज्यादा मुल्कों के अंदर अपना प्रोडक्शन यूनिट चलाती है, तो दैट इज MNCs, मल्टीनेशनल कंपनीज का फुल फॉर्म है। तो MNCs इज अ कंपनी दैट ओन्स एंड कंट्रोल्स द प्रोडक्शन ऑफ मोर देन वन नेशन और वन कंट्री, एक से ज्यादा मुल्कों में। जैसे फोर्ड जो है वो कार बनाने की कंपनी है, जिसकी लगभग 26 मतलब जो है देशों में इनका जो प्रोडक्शन यूनिट है वो है, और उसी का प्रोडक्शन यूनिट भारत में भी है। भारत में मतलब टिस्को ने महिंद्रा के साथ कोलैबोरेशन किया, महिंद्रा एंड महिंद्रा जो जीप वगैरह भारत में बनाती है, ट्रैक्टर वगैरह बनाती है, और उन्होंने भारत में चेन्नई में अपना प्लांट लगाया, जो कि अभी मतलब इंडिया से बहुत दूसरे कंट्रीज में यहाँ के जो पार्ट्स हैं वो भेजे जाते हैं फोर्ड्स के। जैसे साउथ अफ्रीका भेजा जाता है, उसके बाद ब्राज़ील भेजा जाता है, उसके बाद मतलब जो है जापान भेजा जाता है, तो अलग अलग कंट्रीज में। तो इंडिया एक तरीके से जो है आपके प्रोडक्शन यूनिट बन गया, जो कि फोर्ड के साथ मिलकर के काम कर रहा है। इस तरीके से इंडिया को भी जिस कंट्री में MNC पहुंचती है उस कंट्रीज में भी मतलब जो है उस कंट्री के लोगों को उससे बेनिफिशियन मतलब जो है पहुंचता है, वहां के वर्कर्स एम्प्लॉयड होते हैं, वहां के इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। तो आज हम लोग यहां पर समझेंगे इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, कैसे हम दो मतलब एक से ज्यादा कंट्रीज को लिंक करते हैं और क्या क्या रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है लिंक करने में। तो मनी दैट इज स्पेंट टू बाय एसेट सच एज द लैंड, बिल्डिंग्स, मशीन्स एंड अदर इक्विपमेंट्स कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट। तो जो MNCs होती हैं वो क्या करती हैं, पैसे के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करती हैं दूसरे कंट्रीज के ऊपर, और वहां की जो एसेट्स होती है मतलब चाहे जमीन हो, चाहे बिल्डिंग्स हो, मशीन्स हो, चाहे टेक्नोलॉजी है, वो सारी चीजें एक्वायर करती है और उनको वो प्रोवाइड करती हैं। और उनको सिर्फ क्या काम है, उनको काम है सिर्फ प्रोडक्शन करना, मतलब कि उनको प्रोड्यूस करना, नई चीजों को बनाना। तो एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द MNCs इज कॉल्ड द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द MNCs इज कॉल्ड डैश। तो यहां से क्या आ गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन का मतलब क्या होता है, एक कंट्री जब दूसरी कंट्रीज से इन्वेस्ट आता है तो उसे हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और इसी को आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा FDI, जिसका फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो जितने भी कंट्रीज है सब MNCs को अपने कंट्रीज जो है वो बुलाना चाहती है, और वो कैसे बुला सकते हैं, थ्रू प्रोवाइडिंग द बेटर सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल कंडीशन। कैसे इन्वायरमेंटल, सोशल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, ये सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए, तभी कोई MNC कंपनीज जो है आपके यहाँ आना चाहेगी। जैसे आपके यहाँ रोड्स होने चाहिए, आपके हेल्थ स्टेटस अच्छा होना चाहिए, आपके पास वाटर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, उसके बाद आपके यहाँ रिसोर्स अवेलेबल होना चाहिए, आपके पास लेबर जो है वो मतलब जो है चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, और मतलब स्किल्ड होना चाहिए।
तो ये सारी मतलब जब वहां पर रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं तब एमएनसीज किसी कंट्रीज के ऊपर जो है वो रुख करती है। तो एमएनसीज क्या करती है, टू बाय ऑफ द लोकल कंपनीज एंड देन एक्सपैंड प्रोडक्शन। जो छोटी कंपनीज होती है उनको वो मतलब एक्वायर कर लेती है और उनके प्रोडक्शन को इंप्रूव कर देती हैं। दूसरा क्या काम होता है, तो पहला क्या था, टू बाय एंड एक्सपैंड द प्रोडक्शन। दूसरा है मतलब प्लेस ऑर्डर्स फॉर द प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर। जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होती है उनको भी वो साथ मिला लेते हैं और उनको भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मौका देते हैं। जैसे हमने बताया अभी एग्जांपल फोर्ड कंपनी का, इंडिया की कंपनी जो महिंद्रा एंड महिंद्रा थी उसके साथ इन्होंने, ये फोर्ड कंपनी भारत में 1995 में आई, कार की कंपनी है जो अमेरिकन कंपनी है, और भारत में, तो यहां से क्वेश्चन क्या डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोर्ड जो कंपनी है कार की वो किस देश से बिलोंग करती है, तो ये अमेरिकन कंपनी है और भारत में किस वर्ष आई थी, 1995 में आई थी। किसके साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया, महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ किया। और यहां का जो प्रोडक्शन यूनिट है यहां से कहां सामान जाता है भारत से, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, ब्राजील, इन सारे कंट्रीज में भारत से सामान जो है वो जाता है। इसकी वजह से जो हमारा एमएनसीज है वो भारत का डेवलप हो रहा है और दूसरे मुल्कों के साथ मतलब जो है अपने जो पार्ट्स हैं, अपने जो इनपुट्स हैं वो शेयर कर रहा है। उससे क्या होता है कि नाम होता है कंट्री का, उनका मतलब जो है कि यहां भी ये कंट्री भी प्रोडक्शन में आगे है, तो इस वजह से मतलब जो है ट्रेड जो है वो आगे बढ़ता है। तो एक्सचेंज ऑफ, अब यहां पे हम लोग डालेंगे फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। कैसे फॉरेन ट्रेड होगा और कैसे उसको इंटीग्रेट किया जाएगा, कैसे उसको जोड़ा जाएगा, तो उसमें कौन करता है, सबसे पहला एक्सचेंज ऑफ गुड्स। जब हम सामान एक्सचेंज करेंगे, क्योंकि हम पॉलिटिकली जब एक कंट्री दूसरे कंट्री का दोस्त बनता है, तो दोस्त बनने का मतलब नहीं कि सिर्फ ये मॉरली दोस्त बन रहे हैं। दोस्त बनने का मतलब ये होता है कि आप उस कंट्री से कुछ खरीद रहे हैं और आप मतलब जो है उस कंट्री को कुछ बेच रहे हैं, तब उसे कहेंगे दोस्ती। तो यहां पर जो रिलेशन है वो ट्रेड का रिलेशन होता है एक देश से दूसरे देश के बीच में। जैसे मान लीजिए कि इंडिया जो है वो अमेरिका से सबसे ज्यादा पहले ट्रेड करता था, अब उसका ट्रेड जो है वो शिफ्ट होने लगा है रशिया के साथ, क्योंकि पहले जो जितना भी एनिमेशंस वगैरह होता था, चाहे वो मतलब वॉर एनिमेशन हो, चाहे वो मतलब जो है खाने पीने का सामान हो, ये सारी चीजें पहले इंडिया अमेरिका के साथ ज्यादा खरीदता था। लेकिन अब उसका जो ट्रेड है वो आपके शिफ्ट हो गया है, आधा रशिया से वो लेता है, आधा अमेरिका से। इसलिए उनका जो रिलेशन है वो देखेगा, अमेरिका का बीच बीच में अमेरिका इंडिया की चीजों पर ज्यादा टैक्स लगाना शुरू कर देता है, या मतलब इंडिया को परेशान करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कर देता है। क्यों? ताकि वो इंडिया डर से रशिया के साथ छोड़ करके मेरे साथ ट्रेड करने लगे। तो ट्रेड जो है वो दोस्ती का मतलब जो है रिलेशन कायम करता है यहां पर, जब मतलब हम लोग इकोनॉमी में बात करते हैं। तो गुड्स ट्रेवल फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर मार्केट। एक कंट्री का सामान जो है दूसरे कंट्री के सामान में जाकर मतलब दूसरे कंट्री में जाकर के बिकता है। उसके बाद चॉइसेस ऑफ गुड्स इन द मार्केट राइजेस। जब बहुत अलग अलग कंट्रीज के सामान आते हैं तो उसके चॉइसेस जो है पब्लिक की बढ़ जाती है। तो एमएनसीज के आने की वजह से पब्लिक का फायदा हुआ, क्योंकि जब कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन के बढ़ने से क्या होगा कि लोगों का फायदा होगा, क्योंकि उनको सस्ते दामों में मिलेगा, अच्छे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो इस तरीके से मतलब जो प्राइस होगा वो कम मिलेगा और चीजें जो है वो बेहतर मिलेंगी। तो producer in the two countries closely compete against each other even though they separated by the thousands of miles. Thus the foreign trade result in the connecting the market or integration of market in different countries. तो MNCs ने क्या किया कि जो कंपटीशन था उसको बढ़ाया और इनकम को मतलब जो है एग्जैगरेट किया, आगे की तरफ बढ़ाया, ताकि जो आपके स्मॉल मतलब बिजनेसमैन है उनका भी फायदा हो सके और सब मिलकर के मतलब जो है आगे बढ़ सकें। अब बात करते हैं ट्रेड बैरियर्स की और इसके इंपॉर्टेंस की। ट्रेड बैरियर्स क्यों जरूरी है? ट्रेड बैरियर्स इसलिए जरूरी है ताकि जैसे भारत में 1991 से पहले, अगर हम 1991 की बात करें, क्योंकि हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, 1947 में जब हम आजाद हुए तो हम इतने ज्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं थे। लेकिन जब मतलब जो है आपके भारत आज़ाद हुआ 1951 में, वहाँ से शुरू किया गया आपके मतलब जो है प्लानिंग कमीशन जो है, उन्होंने मतलब 1950s में जवाहरलाल नेहरू ने प्लानिंग कमीशन को डेवलप किया और 1991 से लेकर के 1956 तक पहला हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो लॉन्च किया गया। और 5 ईयर प्लान जो है वो 5 साल का मतलब उसमें जो है आपके वो टारगेट सेट किया जाता था कि क्या क्या चीज़ों में हमें डेवलपमेंट करना है। तो स्टेप वाइज डेवलपमेंट हुआ भारत में, अलग अलग चीज़ें डेवलप हुई
पहले हमने एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर अपना ध्यान दिया, क्योंकि हमारे देश में खाने की बहुत ज़्यादा कमी थी, आबादी ज़्यादा थी हमारी और हमारे देश में प्रोडक्शन बहुत कम था। उसके बाद हमने इंडस्ट्री के ऊपर ध्यान दिया, उसके बाद हमने मिक्स मतलब जो है सेक्टर्स पे ध्यान दिया, फिर उसमें हमने एजुकेशन पे ध्यान दिया, फिर मतलब जो है आपके रूरल पे, अर्बन, इस तरीके से हमने टारगेट सेट करके हर सेक्टर्स में हमने ध्यान दिया। और ध्यान दे करके फिर हम एक ऐसे कंडीशन में आए, उस टाइम हम मतलब दूसरे कंपनीज को आने से रोकते थे, लेकिन कैसे रोकते थे? थ्रू द ट्रेड बैरियर्स। और ट्रेड बैरियर्स क्या होता है कि जब हम किसी कंट्री को रोकना चाहते हैं तो हम जो है अपने जो टैक्स होते हैं इंपोर्ट किए हुए चीजों के ऊपर बढ़ा देते हैं, ताकि वो आए ही ना, और आए भी तो कम आए, क्योंकि उनको मुनाफा जब कम होगा तो वो कम आना चाहेंगे। तो इसीलिए हम लोग इस तरीके का जो मतलब टैक्टिक्स है वो इस्तेमाल करते थे पहले। लेकिन जब 1991 में एक प्रोग्राम आया जिसका नाम था एलपीजी, आप लोग लिक्विड पेट्रोलियम गैस मत समझिएगा, एलपीजी का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और इसकी शुरुआत भारत में कब हुई? 1991 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 1991 जो ईयर था, यहां से मनमोहन सिंह, इसीलिए कहा जाता है कि मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा रोल है भारत के डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। मनमोहन सिंह जो है उन्होंने भारत का मतलब ये जो पॉलिसी था एलपीजी, ये भारत में ला करके दिया, और इन्होंने भारत को कहा कि अब हम तैयार हो चुके हैं भारत के मतलब जो दुनिया की मार्केट्स है उसके साथ कंपटीशन करने के लिए। क्योंकि अगर मान लीजिए कि हम 1990 से पहले से उन लोगों को, अदर कंट्रीज को भारत में आने देते, तो हमारा जो कंपटीशन होता वो बढ़ता, और हमारा इतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं था कि हम उनके साथ कंपीट कर पाते। लेकिन 1991 तक जब हम अपने आप में ये हमें लगने लगा कि हम जो है अब स्ट्रांग हो चुके हैं और हम दुनिया के मार्केट के साथ कंपटीशन कर सकते हैं, तब जाकर के हमने उनको मतलब जो है आपके लिबरलाइजेशन जो है वो हमने किया। लिबरलाइजेशन क्या होता है कि ट्रेड में आपको इजीनेस लाना, कि आप कोई भी कंट्री आसानी से आकर के दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड कर सकता है, उसे हम लोग लिबरलाइजेशन जो है वो टर्म यूज करते हैं। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन भी था, उसके बाद ग्लोबलाइजेशन था। प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा मतलब जो है एग्जीक्यूट किया गया, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट दिया गया ताकि वो मतलब भारत में डेवलप हो और भारत की इकोनॉमी में वो सपोर्ट करे। उसके बाद आया ग्लोबलाइजेशन, कि जब हम मतलब जो है इतने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके थे तो अपने प्रोडक्ट्स को हमने अलग अलग कंट्रीज में ले जाकर के बेचना शुरू किया, और उनमें रोल किसका आ जाता है? एमएनसीज का, मल्टीनेशनल कंपनीज का, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज हमारे भारत में ऐसे भी है जिनका प्रोडक्ट जो है अदर कंट्रीज में बिकता है। तो ट्रेड बैरियर्स जो है, तो वेरियस रेस्ट्रिक्शन which are used by the government to increase or decrease the foreign trade, इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए फॉरेन ट्रेड को जो हम मतलब जो है टैक्स इंप्लीमेंट करते हैं, या टैक्स को हम बढ़ा सकते हैं, टैक्स को हम घटा सकते हैं। जब हम टैक्स को घटाते हैं तो हम लिबरलाइजेशन को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि टैक्स हम घटाएंगे अगर इंपोर्ट की हुई चीजों पर, तो बहुत सारी कंट्रीज हमारे देश में अपना सामान बेचने के लिए आना चाहेंगी। लेकिन अगर हम टैक्स को बढ़ा देंगे तो कंट्रीज को मुनाफा कम होगा और वो हमारे देश में आना नहीं चाहेंगे, और इससे ट्रेड जो है वो घटेगा। अब बात करते हैं हम लोग स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसे हम लोग कहते हैं सेज। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है? सिंपली इट इज एन इंडस्ट्रियल जोन। इंडस्ट्रियल जोन होता है, और इस इंडस्ट्रियल जोन का मेन मकसद होता है कि लोगों को जो इंडस्ट्रीज वहां पर लगाने के लिए आ रहे हैं उनको अट्रैक्ट करना। और कैसे अट्रैक्ट होंगे वो? वहां पर फैसिलिटीज होगी, और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज होगी। किस चीज की? इलेक्ट्रिसिटी वहां पर 24 घंटे होगा, पानी अवेलेबिलिटी होगा, रोड होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, स्टोरेज होगा, और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, एजुकेशनल फैसिलिटीज होंगी। तो जब ये सारी फैसिलिटीज, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज वहां पर मौजूद होंगी, तभी हमारा डेवलपमेंट जो है वो आगे बढ़ेगा, और एफडीआई को वो अट्रैक्ट करेगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, और अलग अलग कंट्रीज हमारे देश में आएगी और वहां पर वो इन्वेस्ट करना चाहेगी। आपको मालूम है कि हमारे देश में जो पर कैपिटा इनकम है बिहार का इतना कम क्यों है? क्योंकि वहां पर आपको ये सारी फैसिलिटीज देखने को नहीं मिलेंगी, इसीलिए सेज जोन जो है वो आपको बिहार में देखने को बहुत कम मिलेगा, और कुछ ही पॉकेट्स में वो कंसंट्रेटेड है। अब बात करते हैं हम लोग इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का क्या इंपैक्ट पड़ा? हमने कहा 1991 में जब मतलब जो है भारत को यह एहसास हो गया कि हम वर्ल्ड मार्केट के साथ कंपीट कर सकते हैं, उसके साथ कंपटीशन कर सकते हैं, तब हमने मतलब दरवाजे खोल दिए ट्रेड के लिए, जिससे भारत में एमएनसीज कंपनीज आना शुरू हुई, और इंडिया में मतलब जो है उसके बाद डेवलपमेंट जो है वो शुरू हुआ। तो एमएनसीज जो है उन्होंने क्या किया? दुनिया को टेक्नोलॉजी के थ्रू कनेक्ट कर दिया। टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और ये एक कंट्रीज को दूसरे कंट्रीज के साथ ट्रेड करने में इजीनेस प्रोवाइड करता है। तो ये जो हमारे कंज्यूमर्स थे उनको ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, उनको ज्यादा से ज्यादा मतलब जो है आपको
अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, उनको ज्यादा से ज्यादा मतलब जो है उनको ऑप्शन प्रोवाइड करना, इसमें देने में सक्षम हुए, जिसकी वजह से मतलब जो आपके जो परचेजर थे उनका जो मतलब जो है आपके थिंकिंग था वो बढ़ा और उसकी वजह से उनका ट्रेड जो है वो बढ़ने लगा। तो देयर इज अ ग्रेट चॉइस बिफोर दीज कंज्यूमर्स हु आर एंजॉयिंग इंप्रूव क्वालिटी एंड द लोअर प्राइसेस ऑफ सेवरल प्रोडक्ट्स। तो क्या हुआ कि जब कंपटीशन बढ़ता है तो हम लोग जानते हैं कि चॉइसेस जो होते हैं वो आपके पास होते हैं। मान लीजिए कि बहुत सारे दुकान हैं कपड़े का, ठीक है, और मतलब जो है अलग अलग वैरायटीज के हैं, तो आप वहां पर उनमें से गुड, बैड, लो प्राइस, हाई प्राइस, उन सारी चीजों का वेरिएशन कर सकते हैं। लेकिन अगर लिमिटेड शॉप्स हो, आपको मान लो एक ही दुकान है, तो आपको वहां से परचेज करना ही पड़ेगा, वो मजबूरी है आपकी। लेकिन एमएनसीज ने लोगों को ग्रेट वर्सिलिटी जो है वो प्रोवाइड किया, ग्रेट अपॉर्चुनिटीज दी, ताकि आप जो है अच्छी क्वालिटी और लोअर प्राइस जो है उस पे मतलब कम दाम पे अच्छी चीजें आपको वो मिल जाएं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैज इंक्रीज, जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ ड्यू टू द लिबरलाइजेशन, तो इंडिया का भी उसमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ और इंडिया की कुछ कंपनीज जो हैं वो वर्ल्ड मार्केट के साथ कंपीट करने के लिए तैयार हुई। और उनमें से कौन कौन सी कंपनीज है? टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स जो है एमएनसीज डेवलप होने की वजह से, ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से दुनिया में अलग अलग देशों में टाटा मोटर्स की जो मतलब जो है आपके कार्स वगैरह है, जो इक्विपमेंट्स वगैरह है वो बिकती हैं। उसके बाद एशियन पेंट्स जो पेंट्स की कंपनी है वो वर्ल्ड क्लास है। और उसके बाद आईटी सेक्टर जो इन्फोसिस है वो आईटी सेक्टर की इंडस्ट्री है। उसके बाद रेनमैक्सी जो मेडिसिन मतलब दवाई वगैरह बनाती है। उसके बाद मतलब जो है सुंदरम जो आपके मतलब फास्टनर्स है जैसे नट्स एंड बोल्ट्स मतलब ये सारे डेवलप करते हैं। तो ये वर्ल्ड में हमारी जो कुछ कंपनीज थी वो मतलब जो है दूसरे कंट्रीज के कंपनीज के साथ इन्होंने कंपटीशन करना शुरू किया और इससे इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ था वो काफी हद तक मतलब बढ़ा और इससे ग्लोबलाइजेशन हुआ। तो अब हम यहां पर समझते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या करता है। तो ग्लोबलाइजेशन जो है ग्लोबल का मतलब होता है वर्ल्ड, लाइजेशन मतलब कनेक्शन ऑफ वर्ल्ड। तो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ मतलब इंफॉर्मेशन, वी कैन कनेक्ट द कंट्रीज इनटू अ विलेज। मतलब हमने आपके बहुत सारे कंट्रीज को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से हमने कनेक्ट किया और इसको ग्लोबल विलेज, ग्लोबलाइजेशन को हम लोग ग्लोबल विलेज भी कह सकते हैं कि एक विलेज के फॉर्म में, क्योंकि विलेज में हम लोग जानते हैं कि विलेज जो है वो छोटा होता है और वहां पर हर आदमी एक दूसरे आदमी को जानता है। और उसी तरीके से ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी की वजह से, इंफॉर्मेशन की वजह से हर कंट्री दूसरे कंट्री को आसानी से जानने लगा। इसीलिए हम लोग ग्लोबलाइजेशन को हम लोग ग्लोबल विलेज के नाम से भी जानते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया, जो ट्रेड बैरियर्स थे, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रॉब्लम्स हो रही थी, उसको उन्होंने खत्म किया और उसमें सबसे बड़ा रोल था WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो पुराना नाम था वो गैट था, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। तो जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ जो है वो 31 दिसंबर 1994 तक इसका नाम था। बाद में इसका नाम बदल करके WTO रख दिया गया। 1 जनवरी 1995 से इसको मतलब जो है WTO के नाम से जाना गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से इसको जाना गया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एम था लिबरलाइज द ट्रेड, ट्रेड को आसान बनाना और जो कंट्रीज हैं आपके ट्रेडिंग कंट्रीज हैं उनको डेवलप करना। और ये किस लोगों ने ये ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया था? डेवलप्ड नेशन ने, जो अमीर कंट्रीज थी उन्होंने मतलब जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो आपके प्रॉब्लम्स थी उनको खत्म किया और मतलब कंट्रीज को एक दूसरे के साथ लिंक करने की कोशिश की। और इसका जो WTO का हेडक्वार्टर है, क्वेश्चन क्या आता है कि WTO कब बना? तो 1 जनवरी 1995। WTO का पुराना नाम क्या था? गैट था, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। उसके बाद इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रेड को लिबरलाइज करना। इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और एट प्रेजेंट 164 कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ WTO। WTO का अभी के टाइम में 164 मतलब जो है कंट्रीज मेंबर है। 2016 में इसका 164वां कंट्रीज मेंबर बना और वो था अफगानिस्तान। और ये मतलब जो है 29 जुलाई 2016 में WTO का मेंबर बन गया। इसका मतलब था इट हैज एस्टैब्लिश्ड रूल फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज रिगार्डिंग द इंटरनेशनल ट्रेड, ताकि सब लोगों का जो है वो बेनिफिट हो पाए, इसीलिए मतलब जो है शुरू किया गया। नाउ वी हैव स्टार्टेड आवर लास्ट चैप्टर, दैट इज द कंज्यूमर राइट्स। अभी हम लोगों ने ट्रेड देखा कि ट्रेड जो है वो कैसे एक दूसरे कंट्रीज को लिंक कर रहा था, इन्वेस्टमेंट कैसे हो रहा था, एमएनसीज का क्या रोल था, सेल्स का क्या रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, WTO का क्या रोल है। अब यहां पर हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हम कोई चीज खरीदते हैं
तो कंज्यूमर के क्या राइट्स हैं, हमारे क्या अधिकार है, अगर कोई फॉल्टी चीजें हमें बेचता है तो उसको कैसे हम मतलब जो है अपने अधिकार को हम ले सकते हैं, कैसे उसका कंपनसेशन हमें मिल सकता है, वो सारी चीजें हम लोग इस राइट्स में पढ़ेंगे। अब कुछ टर्म्स को हम लोग देख लेते हैं जो आए दिन हमारे आंख के सामने आता है। MRP, कोई भी सामान, आप बिस्किट का पैकेट हो या आप कोई गैजेट्स खरीदने के लिए जाते हैं, चाहे मोबाइल खरीदने के लिए जाते हैं, तो उस पर लिखा होता है MRP। तो इसका फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। MRP मींस मैक्सिमम रिटेल प्राइस। उसके बाद कोई आप मतलब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदने के लिए जाते हैं तो उसमें एक मार्क आता है ISI मार्क। तो ISI मार्क जो होता है इसका मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। ये 1955 से भारत में मतलब जो है ये मार्क इस्तेमाल हो रहा है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो आयरन हो चाहे वो फैन हो, सब पे ISI मार्क देखने को मिलेगा। एग मार्क जो है ये एग्रीकल्चरल मार्क है। एग मार्क मतलब एग्रीकल्चर, M फॉर मार्क। तो एग्रीकल्चर मार्क जो है ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो खाने पीने के सामान होते हैं उसमें आपको एक और मार्क मिलेगा FSSI, वो भी मार्क मिलेगा, वो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो खाने पीने के प्रोडक्ट्स होते हैं उस पे आपको ये मार्क मिलेगा। उसके बाद आता है हॉल मार्क। जितने भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं या स्टोन होते हैं उसकी प्योरिटी के लिए आपको मतलब जो है हॉल मार्क का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग कंज्यूमर राइट्स क्या है। राइट विच आर प्रोवाइडेड बाय द लॉ, कानून हमें किस तरीके की राइट्स प्रोवाइड करता है। राइट टू सेफ्टी, पहले कि हमें जो कंज्यूमर है उनको राइट टू सेफ्टी राइट प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद राइट टू बी इन्फॉर्म, कोई भी सामान अगर कोई कंपनी बेच रही है तो उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। उसके बाद राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रीएड्रेसल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, फैक्टर्स कॉजिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि मतलब कंज्यूमर के एक्सप्लॉयटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लिमिटेड इंफॉर्मेशन, आपको मान लीजिए कि इंफॉर्मेशन उसके बारे में कम है तो आप गलत सामान परचेज कर लेंगे। लिमिटेड सप्लाईज, सामान कम है मजबूरी में आप खरीद लेते हैं तो वहां पर भी प्रॉब्लम होता है। लिमिटेड कंपटीशन, मान लीजिए अभी हमने कहा था कि मार्केट में अगर कंपटीशन नहीं हो तो आपको मजबूरी में खराब सामान जो है वो लेना पड़ेगा, तो वही हाल है यहाँ पर। उसके बाद आपको ज्यादा पैसा भी पे करना पड़ेगा। उसके बाद लो लिटरेसी, जब जहां पर कम पढ़े लिखे लोग हैं तो वहां पर मतलब कोई भी चाहे तो उसे बेवकूफ बना सकता है। तो इस तरीके से फॉल्टी मेथड है। अब बात करते हैं हम लोग ड्यूटीज ऑफ कस्टमर्स या कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स की ड्यूटी क्या है? टू परचेज क्वालिटी मार्क प्रोडक्ट सच एज ISI एग मार्क। जो भी चीज आप सामान खरीदने के लिए जाएं, अगर मेटेलिक ऑब्जेक्ट है या फिर एग्रीकल्चरल ऑब्जेक्ट है तो उस पे आपके मतलब ISI या एग मार्क चेक कर ले आप। दूसरा, आस्क फॉर द कैश मेमो फॉर द इन टर्म्स ऑफ परचेज whenever possible, आप मतलब जो भी चीज खरीदे उसका बिल ले ले। टू मेक द कंप्लेंट फॉर द जेन्युइन ग्रीवेंस, कंज्यूमर्स मस्ट नो देयर द राइट एंड द मस्ट एक्सरसाइज देम। आपको अपने अधिकार जो है वो मालूम होने चाहिए कि आप मतलब जो है अगर आपके साथ फॉल्टी मेथड प्रैक्टिस किया जाता है तो आप किस तरीके से उसको खत्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिमेरिट्स ऑफ द कंज्यूमर रिड्रेसल प्रोसेस कि डिमेरिट्स क्या है कंज्यूमर रिड्रेसल प्रोसेस का। द कंज्यूमर रिड्रेसल प्रोसेस इज बिकम द कम्बेसर, एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। मतलब बहुत ज्यादा वक्त लगता है पहले चीज तो, क्योंकि आजकल के दौर में सबसे ज्यादा जो कीमती है वो क्या है? वक्त है, टाइम है। टाइम जो है वो मनी से भी ज्यादा मतलब जो है पैसे से भी ज्यादा कीमती है। तो इसमें जब ज्यादा टाइम लगता है तो इसीलिए लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। मेनी अ टाइम कंज्यूमर आर रिक्वायर्ड टू एंगेज लॉयर्स, These cases require for time of the filling of attending the court procedure, मतलब आपको जाना पड़ेगा, कोर्ट प्रोसीजिंग करनी पड़ेगी, बहुत सारा मतलब भागदौड़ करना पड़ेगा। तो इसलिए लोग भागते हैं, कोर्ट की चीजों से लोग भागते हैं क्योंकि लोग बिजी रहते हैं आए दिन अपने काम में। अब कौन अपने काम को छोड़ करके मतलब जो है ये सारी चीजें करने के लिए जाएगा। मोस्ट परचेजर इन द मार्केट्स आर स्मॉल रिटेल सेल्स। ज्यादातर जो हम लोग सामान खरीदते हैं वो छोटे दुकान से खरीद लेते हैं, स्पेशली इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। ठीक है, जो मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है वहां से हम लोग खरीद लेते हैं। इसकी वजह से हमें कंपनसेशन जो है वो सही तरीके से नहीं मिल पाता है। इन 1985 द UN एडॉप्टेड द UN गाइडलाइंस फॉर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। 1985 में यूनाइटेड नेशन ने अपने अलग अलग कंट्रीज में मतलब लगभग 100 कंट्रीज के अंदर अपने 200 यूनिट्स जो 2000 यूनिट्स जो है वो डेवलप किए ताकि लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं वो मतलब जो है वो सॉल्व कर सके। तो वर्ल्ड में 1985 में यूनाइटेड नेशन ने लोगों के कंज्यूमर राइट्स के लिए, प्रोटेक्शन के लिए जो है स्टेप लिया। तो कब लिया क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है डायरेक्टली 1985 में। उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसे हम लोग कोपरा के नाम से जानते हैं, ये हमेशा आप क्वेश्चन जब देखिएगा एक साल बाद एक साल पूछा जाता है कि कोपरा कब लागू किया गया। तो कोपरा वाज लॉन्च्ड इन 1986 और ये था कि कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए ये कानून लगाया गया। और इसमें 3 सेक्टर्स मतलब 3, तो इसमें पूछा जाता है कितने टायर सिस्टम जो है कोपरा में मौजूद हैं। तो देयर आर 3 क्वासी जुडिशियल मैकेनिज्म आर एग्जिस्ट इन कोपरा।
और इसमें क्या 3 मैकेनिज्म है आपका, तो आपका यहां पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आता है सबसे पहला, दूसरा स्टेट लेवल पर आता है और तीसरा नेशनल लेवल पे आता है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है अगर आपको कोई मतलब जो है कोई सामान आपको गलत दिया जाता है तो कंपनसेशन कितना मिलेगा, 20 लाख रुपए आपको मतलब जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अगर 20 लाख के अंदर का कोई सामान आपका मतलब खराब होता है तो आपका केस जो है वो कहां रिकॉर्ड किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अगर 20 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ से कम, 20 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ से कम अगर मतलब जो है पैसे का कोई मतलब जो है आपके साथ चीट किया गया है तो उस टाइम आप स्टेट में कानून मतलब जो है दर्ज करा सकते हैं केस। उसके बाद तीसरा है हमारा नेशनल लेवल। नेशनल लेवल पर जितने भी आते हैं आपके 1 करोड़ से ज्यादा, मतलब कि 1 करोड़ से ज्यादा जब कोई मतलब राशि का कोई सामान आप खरीदते हैं और उसमें कोई मतलब चीज खराब हो जाती है तो उसके दौरान आप मतलब जो है नेशनल लेवल पर आपका जो केस है वो डिक्लेयर किया जाएगा। अब बात आती है हमारा कि 24 दिसंबर 24 दिसंबर जो है दैट इज ऑब्जर्व एज अ नेशनल कंज्यूमर डे। तो क्वेश्चन आपका यहां से डेवलप हो गया कि नेशनल कंज्यूमर डे कब सेलिब्रेट करते हैं, ऑन 24 दिसंबर। उसके बाद यहां से जो 3 क्वेश्चन बने, 4 क्वेश्चन बने, पहला आया कि जो आप कोपरा है वो कितने स्टेज पर है, तो 3 टायर सिस्टम है, हमने देखा वो 3 टायर सिस्टम कहां है। पहला टायर सिस्टम है हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, दूसरा टायर सिस्टम है हमारा स्टेट लेवल पर और तीसरा टायर सिस्टम है आपका नेशनल लेवल पर। तो ये जो 3 मतलब जो है टायर सिस्टम है, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है, इसमें 3 लेवल पर हमारे मतलब जो है आपको अधिकार मिल सकता है और इसमें कोई भी दोबारा से जो लीड आपके मतलब हेड वहां पर बनते हैं उनको दोबारा से इंचार्ज कभी नहीं बनाया जाता। अब बात करते हैं आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट अक्टूबर 2005 में लॉन्च किया गया, यहीं पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको 2005 में लॉन्च किया गया अक्टूबर के महीने में और जितनी भी कंपनीज है उसमें एक आ गया कि जनता से रिलेटेड जो भी मतलब कानून है, मतलब जो भी उसके मतलब जो अधिकार हैं उनके हिसाब से उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आरटीआई कब पास किया गया, तो 2005 में अक्टूबर के महीने में आरटीआई को पास किया गया और इसमें जनता को इंफॉर्मेशन देने के लिए कानून बनाया गया ताकि जो कंपनी जो सामान बेच रही है उसको प्रॉपर वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए अगर वो चाहता है तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि हमारे कुछ राइट्स हैं, उन राइट्स को हमें समझना पड़ेगा। और कौन वो राइट्स हैं, तो दोनों राइट्स आप याद रखिएगा। सबसे पहला तो हमारा राइट्स था कि कोपरा को याद रखिए कि कोपरा कब भारत में लॉन्च किया गया, 1986 में लॉन्च किया गया। आरटीआई कब लॉन्च किया गया, अक्टूबर 2005 में लॉन्च किया गया। कंज्यूमर्स डे कब हम सेलिब्रेट करते हैं, 24 दिसंबर में करते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर्स था ये फिनिश हो गया एंड थैंक यू वेरी मच।